साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पर्णपाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान युद्ध को 2 हफ्ते हो गए हैं। अब 2 हफ्ते में तो बहुत सारी कहानियां सामने आई, युद्ध की आई, लेकिन चमत्कार देखिए दोस्तों, गजब हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा पासा फेंका दोस्तों कि 4 देश भारत के एकदम से सेट हो गए। युद्ध कहीं और हो रहा है, हमला कोई और कर रहा है, उसका काउंटर हमला कोई दूसरा कर रहा है, असर कहीं और पर पड़ रहा है और सेटिंग भारत की हो रही है ना गजब दोस्तों। यह है प्रधानमंत्री मोदी का चमत्कार। और इस दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। मैं 4 देशों की कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं। समझिए, बर्बादी के बाद भारत ने क्या काम किया है, आप आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों। और इस बीच तो 4 देश जो पड़ोसी हैं, ये पाकिस्तान के बड़े खासम खास हैं। अब उनसे अगर भारत की सेटिंग हो जाए तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये भी आप सोचिए। इसमें बांग्लादेश की कहानी भी बताऊंगा। इसमें तो बड़ा खुफिया रिपोर्ट है, खुफिया एजेंसियां पहुंची हुई। आखिर क्या है पूरी कहानी दोस्तों, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने और किस प्रकार का पासा फेंका है और किस तरीके से पूरी दुनिया में एक हलचल देखने को मिल रही है, आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। आपको चमत्कार दिखेगा, मैं कह रहा हूं दोस्तों। और मैं निवेदन करता हूं, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जय सिया राम यही लिखिए दोस्तों, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो हमारे और आपके बीच में। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे मैसेज कीजिए। गानों का भी सिलसिला जारी है दोस्तों, तैयारी हो रही है। आइए शुरू करते हैं। पहला देश बांग्लादेश। भाई, बांग्लादेश के बारे में तो जानते ही हैं, अभी लेटेस्ट खबर भी आपको जोड़ के दिखा दूंगा। पाकिस्तान का पिछलग्गू बन गया। यह मोहम्मद यूनुस के समय में जो कुछ हुआ दोस्तों, ये किसी से छिपा नहीं है, खुलकर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को भारत का दुश्मन बनाकर रख दिया, जिस देश की पैदाइश ही भारत की वजह से हुई है। लेकिन देखिए हालात कैसे बदलते हैं दोस्तों। अभी जानते हैं कितनी बड़ी घटना घटी है। पाकिस्तान की शीर्ष रक्षा खुफिया एजेंसी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस डीजीएफआई, इसका महानिदेशक हैं मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी। आप जानते हैं दिल्ली दौरा किया इसने। अभी की बात बता रहा हूं, एकदम लेटेस्ट, युद्ध शुरू होने के बाद की बात। अब ये जो बांग्लादेश की शीर्ष खुफिया एजेंसी है, उसका महानिदेशक किससे मिलता है, यह भी जानना चाहिए। इसकी मुलाकात होती है दोस्तों भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो बाहरी खुफिया एजेंसी है, पराग जैन, सैन्य खुफिया महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल आर.एस. रमन से मुलाकात होती है। अब जो ये खुफिया मुलाकात है, इसमें हुआ क्या होगा ये तो कोई नहीं बताएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यकीन मानिए, बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद, नया जो प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान, उसके बाद ये बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। बांग्लादेश अपने संबंधों को भारत से फिर से नए सिरे से तय कर रहा है। उसको समझ में आ गया ये मोदी जी से लड़कर फायदा नहीं है, हम और गहरे कुएं में चले जाएंगे। अच्छा, ये आदमी कौन है जो बांग्लादेश की शीर्ष खुफिया एजेंसी है, उसके जो महानिदेशक, जिसका नाम मैं बता रहा हूं मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी। अब क्या है जरा सुनिए। अभी बांग्लादेश में चुनाव हुआ, तारिक रहमान की पार्टी प्रचंड जीत हासिल की। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली इसने, और ठीक 5 दिन बाद रहमान ने ब्रिगेडियर जनरल कैसर राशिद को मेजर जनरल के पद पर प्रमोट किया और उनको डीजीएफआई, जो खुफिया एजेंसी है, उसका महानिदेशक नियुक्त कर दिया। इसका मतलब ये जो शख्स है, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का बेहद करीबी है। जैसे मैं सर्जियो गोर की बात करते हैं ना कि ट्रंप ने भारत भेजा, वैसे ही बहुत खासम खास है। अपने खास व्यक्ति को खुफिया एजेंसी का हेड बनाया, प्रमोशन दिया और भारत भेज दिया। और आप जानिए दोस्तों, ये वही तारिक रहमान है
जिनके बारे में लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम क्या कहता था कि ये भारत के लिए तो बड़ी मुसीबत बन जाएंगे, चिंता का कारण बन जाएंगे। यहां पूरा मामला ही उलट गया। अफगानिस्तान का याद कीजिए, तालिबान वाला मामला, सब खुश हो रहे थे, भारत के लिए तो परेशानी है, अरे भारत के लिए कुछ नहीं है, भारत के लिए और अच्छा हो गया। ये नैरेटिव का खेल ही फीका पड़ गया। और जब भारत को समझ में आ गया कि बांग्लादेश बदलने को तैयार है, इसके नए नवेले प्रधानमंत्री तारिक रहमान वो देख रहे हैं कि बांग्लादेश का हित किसमें, हमको पाकिस्तान का पिछलग्गू नहीं बनना है, तब जाकर के जब पूरी बात हो गई, तब जाकर के दोस्तों भारत ने एक पहल की इस खुफिया दौरे के बाद कि जो बांग्लादेश का युवा नेता था हादी, याद है ना, उसके हत्यारे वो भाग गए थे और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार करके उसको बांग्लादेश सरकार को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके आरोप में कौन कौन फरार था, सुनिए नाम। करीम मसूद, फैसल करीम मसूद, आलमगीर हुसैन, इसको पश्चिम बंगाल के बौगांव से गिरफ्तार किया गया है। 7 और 8 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया। अब पता चला दोस्तों, जो जांच हुई है, कि ये दोनों आरोपी बांग्लादेश में हत्या के बाद मेघालय बॉर्डर के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस गए थे। हादी को दिसंबर 2025 में ढाका में गोली मारी गई थी। इसके बाद सिंगापुर में इसकी मौत हो गई। यह भारत ने किया है दोस्तों। बांग्लादेश को समझ में आ गया कि बिना भारत के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। भारत ने कहा, भाई तुम्हारे हत्यारे से हमको कोई लेना देना नहीं, तुमको जो करना है करो, लेकिन भारत को छेड़ने की कोशिश मत करो। भारत के खिलाफ कोई काम करने की कोशिश करोगे, तुम फंस जाओगे। और देखिए, मैं युद्ध की परिस्थितियों से जोड़ देता हूं दोस्तों। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, लॉकडाउन लग गया, कुछ नहीं हो रहा, कोई भीख देने को तैयार नहीं है। लेकिन बांग्लादेश को जब समझ में आ गया, बांग्लादेश ने अपने नीति रीति सब बदला, तब भारत ने पाइपलाइन से बांग्लादेश को तेल देना शुरू कर दिया। बांग्लादेश भी इस समय पाकिस्तान की तरह एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन है मोहम्मद रेजा नूर रहमान, उन्होंने इस खेप के पहुंचने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि हमारा भारत के साथ एक समझौता है और एक पाइपलाइन है जिसके माध्यम से बांग्लादेश को 1,80,000 टन डीजल की आपूर्ति होनी है। अच्छा, यहां पर एक थोड़ा सा मैं चीज बताऊं दोस्तों, कि जब बांग्लादेश को जा रहा है तो कांग्रेसी उछल के बदनाम कर रहे हैं कि हमारे पास कमी है, जा रहा है। अरे कमी वमी तेल में कहां है भाई, हम सरप्लस में हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रिफाइनरी में काम करने की क्षमता हमारी है, हमारे पास तेल आ रहा है। अमेरिका तक को हमसे मदद लेनी पड़ रही है। और दूसरी बात, ये निर्यात कितना है ये भी आपको समझना चाहिए दोस्तों। ये निर्यात कितना है, भारत एवरेज 2.5 करोड़ टन डीजल हर साल निर्यात करता है। 2.5 करोड़ टन। भारत बांग्लादेश का एग्रीमेंट कितना है, 1,80,000 टन सिर्फ बांग्लादेश को देना है। लेकिन जो खबर है, कितना टन दिया गया बांग्लादेश को, 5,000 टन। यानी भारत का जो एनुअल एक्सपोर्ट है डीजल का, उसका 0.02%, सिर्फ 0.02%, कुछ नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश को आज समझ में आ गया दोस्तों। और ये तेल किस पाइपलाइन से जा रहा है ये भी जानना चाहिए। बांग्लादेश को जो ये पहुंचा है दोस्तों, ये पाइपलाइन का शिलान्यास 2018 में प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना ने किया था। उद्घाटन 18 मार्च 2023 को किया गया। यह बात आप समझिए। लेकिन एक बात इस युद्ध से तय हो गया, जब बांग्लादेश भुखमरी, बेजारी और इस तरह के संकटों का सामना कर रहा है, तो उसे समझ में आ गया। और बांग्लादेश ने दोस्तों तुरंत वो वादा किया, इसके प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया, जिसमें भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा, हिंदुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। तो बांग्लादेश तो सेट हो गया है दोस्तों। जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान पिछलग्गू बना के भारत को परेशान करना चाहता था, खेल खत्म। ये पहला देश है। दूसरे देश की बात सुनिए, नेपाल। नेपाल में भी सेट हो गया मामला।
आप जानते हैं नेपाल में अभी जो हालात बने थे पिछले कुछ समय में दोस्तों, वो चीन और पाकिस्तान के हाथों खेल रहा था। चुनाव हुआ, चुनाव में क्या हुआ दोस्तों? चुनाव में वामपंथी दल बुरी तरह से हार गए। जो प्रमुख वामपंथी पार्टी है ना, 10 सीट भी नहीं मिली। मैं जरा नाम बताता हूं, केपी शर्मा ओली, उनके नेतृत्व में CPN-UML सिर्फ 9 सीटें मिली। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ 7 सीटें मिली। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के नेतृत्व वाले प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। जो छोटे छोटे वामपंथी दल थे उसका तो सुपड़ा साफ हो गया। राष्ट्रवाद की राजनीति को वहां जीत मिली है। जीत किसको मिली है दोस्तों? इस सीधी वोटिंग में 165 में से 125 सीटें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बालेन शाह, उनको जीत मिली है। बालेन शाह वहां हिंदू का एक चमकता हुआ चेहरा है, युवा है, काठमांडू के मेयर हैं। हराया किसको? इन्होंने, बालेन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को ही 50,000 मतों के अंतर से हराया है। ये नेपाल में एक बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों, नीतिगत बदलाव है। जनता ने दिखाया है कि भारत से दुश्मनी साध कर अगर आप चलेंगे तो आपको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, और वहां प्रचंड जीत है। कभी भी प्रधानमंत्री पद की शपथ होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे सीधी बात की, उनको बधाई दी। वो जानते हैं कि अब शायद नेपाल भी सही रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि जनता ने फैसला किया है। और बालेन शाह ने भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा है। जो अभी वर्ल्ड कप में जीत मिली है ना, T20 वर्ल्ड कप में, उसकी बधाई दी। और बालेन शाह ये साफ कर रहे हैं, और ये साफ हो रहा है कि उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत के हित सधेंगे, सांस्कृतिक संबंध गहरे होंगे। मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं ये मैथिली भाषा में बोलते हैं। इनकी जड़ें जो भारत में है ना दोस्तों, इनकी पढ़ाई भी भारत में हुई है, वो बड़ी गहरी है। इसलिए भारत के साथ संबंध अच्छे होंगे। और इसका एक नमूना आपको बताता हूं। बालेन शाह की पार्टी के घोषणा पत्र में एक चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक परियोजना, ये केपी शर्मा ओली के चुनाव क्षेत्र में दोस्तों माझा में चीन के सहयोग से बन रही, और ये भारत के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन नेक कहते हैं ना, उसके बिल्कुल पास में चीन बना रहा था। बालेन शाह ने इसको बाहर कर दिया। ये नहीं होगा, भारत के खिलाफ इस तरह की चीजें नहीं होंगी। यानी अगर बालेन शाह के बारे में समझिए दोस्तों, तो बालेन शाह की जीत चीन के लिए एक बुरी खबर है। ये कितनी बुरी है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि केपी शर्मा ओली जितने प्यारे थे, उनको उतनी बुरी हार मिली, और बालेन शाह चीन के लिए कम से कम एक बुरी खबर है। भारत का मामला यहां भी सेट हो गया। ये दूसरा देश है दोस्तों। तीसरा देश चीन है दोस्तों। अब चीन की कहानी समझिए, यह पाकिस्तान के लिए कैसे झटका है। प्रधानमंत्री मोदी युद्ध के इस माहौल में चीन को भी सेट करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत बड़ा फैसला किया है दोस्तों। अभी भारत सरकार ने चीन समेत सभी पड़ोसी देशों के लिए डायरेक्ट विदेशी निवेश, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके नियमों में ढील दी है। 10 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद किया गया। और जो नियम बदला गया उसमें क्या है, आप सुनिए। इन देशों के शेयर धारकों वाली विदेशी कंपनियों को भारत में अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करने के लिए अब सरकार की अनिवार्य मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। और इस जो बदलाव किया गया उसमें चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान शामिल है। ये चीन के लिए बड़ी खबर है दोस्तों। भारत ने चीन के उपकरण की खरीद पर लगे जो प्रतिबंध है उसको भी ढीला किया। आप याद कीजिए, कोरोना काल में चीन पर पूरी पाबंदी थी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा ढील दिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी बिजली और कोयला कंपनियों को चीन से उनकी जरूरत के कुछ उपकरणों का सीमित आयात करने की मंजूरी दे दी है। यानी चीन के प्रति भारत सरकार ने एक गहरा भाव दिखाया है कि हम रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और चीन भी उसका स्वागत कर रहा है दोस्तों। इस बात को याद रखिए, चीन भी बुरी तरह फंसा हुआ है इस युद्ध में।
भाई वेनेजुएला पर अगर अमेरिका ने कब्जा किया तो सबसे बड़ा झटका चीन को है। भारत के लिए तो फायदेमंद है, क्योंकि वेनेजुएला का तेल संशोधित करने का सबसे बड़ा काम तो भारत ही करता है या कर सकता है। अभी ईरान पे अगर अमेरिका का कब्जा हो जाए एक तरीके से, तो चीन को सबसे बड़ा झटका है, भारत के लिए नहीं है। तो चीन के लिए भारत ने एक तरीके से रास्ता खोलने का प्रयास किया है, चीन ने उसका स्वागत किया है। चौथा देश, मैंने पाकिस्तान की बात की, नेपाल की बात की, चीन की बात की, चौथा देश अफगानिस्तान। दोस्तों वो तो सेट है, वो तो इतना सेट है बल्कि कि पाकिस्तान को ही पूरा बिगाड़ रहा है, पाकिस्तान को रह रह के मार रहा है, जख्म दे रहा है। इधर ईरान वाले बाकी देशों को दे रहे हैं, इजराइल और अमेरिका ईरान को धो रहा है, इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान की पिटाई कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं कर रहा दोस्तों, यूएन में भारत और अफगानिस्तान दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े थे। आप आश्चर्य करेंगे, संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों अब तक तो यह होता था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलता था, अब पाकिस्तान से भी ऊंचे स्वर में अफगानिस्तान पाकिस्तान की पोल खोल रहा, और भारत तो खोलता ही है। यानी दोनों ने मिलकर ऐसी आरोपों की झड़ी लगाई कि पाकिस्तान का जो वहां दूत है वो बुरी तरह से बौखला गया दोस्तों, बुरी तरह से बौखला गया। यानी अगर कुल मिलाकर देखें दोस्तों, तो पाकिस्तान के चारों तरफ, अच्छा ईरान से भी हमारे संबंध उतने ही गहरे हैं, याद रखिए, इस पर तो मैं कई वीडियो बना चुका हूं। यानी पाकिस्तान के चारों तरफ एक घेरेबंदी की नई कोशिश, और इसका मतलब साफ है दोस्तों कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, और जो सिंधु नदी परियोजना है ना, उसको भी सस्पेंड करके रखा है। और वो जब बन रहा है ना, जितने सारे चीजें जो परियोजनाएं बन रही है ना, जिस दिन स्टार्ट हो गया ना, पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा, याद रखिए। तो ये जो घेरेबंदी हो रही है युद्ध के माहौल में, भारत ने कम से कम उसके अड़ोसी पड़ोसी सबको सेट कर दिया है, और जो दुश्मन दिख रहे थे भारत के, वो धीरे धीरे दोस्त के रूप में सामने आ रहे हैं, भारत को धन्यवाद कह रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। यूट्यूब मेंबरशिप का भी ऑप्शन देता है, जरूर जुड़िए, बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।